अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के, तो यूपी जीके से आप जानते हैं कि जो ये पेपर होता है साथी, इसमें लगभग में आप ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा दोस्तों, ठीक है? तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में कंप्लीट किया गया है, ठीक है? यूपी जीके हो या कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट किया गया है। यानी जो ये 4000 क्वेश्चन का हमारा जो सीरीज चल रहा था, इस सीरीज में हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है और अब ये वीडियो जो है साथी इसका यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है? तो आप इसको पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना और एक-एक पॉइंट को ध्यान रखना। बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो इसमें कवर हो जाएँगे। आपको अलग से कोई कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है साहब, ठीक है? बस इतना करना कि जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट को आप देखते रहना, प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना, ठीक है? और अपने नोट्स को धीरे-धीरे अपडेट करते रहना। डेली-डेली जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा या ऐसा लगे कि जो क्वेश्चन हमको नहीं याद है, वही क्वेश्चन आप याद करना, ठीक है? चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है? बहुत ही आसान सा सवाल है। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गंगेय डॉल्फिन यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साहब, ठीक है? कुछ डाटा याद रखेंगे जैसे आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन-सा है? तो आप जानते हैं ये बारहसिंगा है साथी, ठीक है? जबकि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह सारस है, जिसे क्रोच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय मीन कौन-सा है? तो चीताला है साथी, ठीक है? जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यह पलास है या फिर इसको हम तोंसू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? एक और आसान सा क्वेश्चन है साहब, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन है? तो आप जानते हैं हॉकी साहब, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका कौन-सा? पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है? कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1938 में एक राजकीय चिन्ह अप्लाई किया गया था। वो चिन्ह कौन-सा है? तो आप कहोगे सर एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में 2 साइड पे साहब मछलियाँ हैं, मीन है और बीच में साहब क्या है साहब? तो बीच में कहोगे सर धनुष है, धनुष बाण है, धनुष और बाण है। ये उत्तर प्रदेश का साइन है साहब और इसे हम 1938 में अप्लाई किए थे। तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है, ठीक है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन-सी है? हिंदी है और कहा गया 26 जनवरी 1968 से कि जितने भी कार्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हिंदी जो है राजभाषा होगी, ठीक है? जबकि 1989 में याद रखेंगे ये तारीख, यहाँ पे उर्दू को उत्तर प्रदेश का दूसरा राजकीय भाषा बनाया गया था साहब, ठीक है? अगला एक और प्यारा-सा सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन अपडेटेड है और इस समय जो है चर्चा में है। पता नहीं किस खुशी में, ठीक है? तो साहब याद रखें कि मथुरा जिला जो है ना, ये अभी एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है, ये प्रस्तावित है। सरकार ने प्रस्तावित किया हुआ है कि भाई इस जिले को भी शामिल कर लिया जाए, पर अभी ये शामिल नहीं किया गया। तो इसी कारण से हमारा जवाब कौन-सा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। कौन-कौन से 8 जिले हैं? तो याद रखेंगे सबसे पहला जो जिला है साहब वो मेरठ है, जो एनसीआर में शामिल है, मेरठ। उसके बाद आप देखेंगे गाज़ियाबाद है साहब, है ना? गाज़ियाबाद है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी शामिल किया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे साथ ही गौतम बुद्ध नगर जीबीएन शामिल किया गया। बुलंदशहर भी है इसमें, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये 8 जनपद हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। 4 जनपद प्रस्तावित किया गया है सरकार के द्वारा, अभी शामिल नहीं किया गया, जिनमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर शामिल है, ठीक है? ऐसे ही जो हमारा स्टेट कैपिटल रीजन है, यानी उत्तर प्रदेश का राज्य राजधानी क्षेत्र है, इसमें हमने कुल 6 जिले शामिल किए हुए हैं, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल है, ठीक है? इससे क्या होगा ना स्टेट कैपिटल रीजन बनाने से कि यहाँ पे इन सारे जिलों का बहुत अच्छे से विकास हो जाएगा साहब, ठीक है? अगला करते हैं एक और आसान सा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो विधान परिषद पूछेगा साहब तो बताना श्री चंद्रमौली है, तो थे। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, ठीक है। जबकि उप मुख्यमंत्री पहले कौन से? तो चौधरी नारायण सिंह है। राज्य या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सुचेता कृपलानी है साहब। जबकि राज्यपाल कौन थी? तो आप जानते हैं इनको, ठीक है, सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन है? तो आप बताना श्री चंद्रमौली साहब। विधान परिषद के वर्तमान में यानी इस समय करंट में कौन है? तो आप बताना श्री कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, इसे याद रखिएगा साहब, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कह रहा है भैया लोकायुक्त कौन है? विश्वम्भर दयाल श्रीपति मिश्रा पहले पूछ रहा है साहब, है ना। पहले लोकायुक्त कौन थे? ऐसा सवाल है।
सोच के बताएंगे। विशंबर दयाल हैं, श्रीपति मिश्रा भी हैं और केसरीनाथ भी हैं साहब, ठीक है। तो याद रखेंगे जी, ये जो विशंबर दयाल थे यह पहले लोकायुक्त थे, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला बनेगा साहब यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। आसान से ये भी इस पे सवाल था। वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महाना है, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन है, तो श्री वाल्टर मोर्गन है। जबकि इस समय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। करा के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्रमानुसार आपको लगाना है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, फिर सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में साथ ही राजस्थान दिया हुआ है, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश टाइप हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल के अनुसार लगाना है। तो अब जानते हैं क्षेत्रफल के अनुसार हमारा उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश सब चौथे नंबर पे। भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। फिर उसके दूसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो आपका मध्य प्रदेश आता है। तो सबसे कम से ज्यादा तरफ आना है तो पहले चौथा, तो पहले चौथा कर लीजिए, यहाँ 3 विकल्प में है, ठीक है। फिर चौथे के बाद तीसरा, तो चौथे के बाद तीसरा आ जाएगा साथी, फिर पहला दूसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, डी, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार मैंने यहाँ पे 10 राज्य लिखे हैं, आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अब एग्जामिनर जो है एक कदम आगे चलता है और अब जो है यहाँ से वो 8 तक पूछने की कोशिश कर रहा है आजकल, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है राज्य में, तो राजस्थान का। सेकंड नंबर पे कौन है, तो आप बताना एमपी का। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का। चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, यानी क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य है, चौथे नंबर का राज्य है, ठीक है। फिर गुजरात का है 5वें नंबर पे, कर्नाटका है 6ठे नंबर पे, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ 9वां है, तमिलनाडु 10 है। तो इनको याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा साहब, टेंशन वाली बात नहीं। अगला जो है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो साहब ये 2002 में अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशन है याद रखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका गठन 12 जनवरी 2011 को किया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 में आया। राज्य मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002 को अस्तित्व में आया। राज्य सूचना आयोग यह 14 सितंबर 2005 को आया। राज्य बाल संरक्षण आयोग यह 20 नवंबर 2013 से अस्तित्व में आया है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाइएगा, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, ऐसे आपको लगाना साहब, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो आप बोलोगे सर लखीमपुर खीरी का। इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है जिलों में। सेकंड नंबर पे आप पाओगे कि सोनभद्र का है। तीसरे नंबर पे आप पाओगे साहब हरदोई का है। चौथे नंबर पे क्षेत्रफल किसका है साहब, ये सीतापुर का है, ठीक है। तो इसे इस तरह से क्रम पे लगाएंगे। 5वें नंबर पे जो है ये प्रयागराज का है। प्रयागराज 5वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा, तो पहले दूसरा आ जाएगा, दूसरा विकल्प आ जाएगा, दूसरे के बाद पहला आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। तो इन 5 जिलों को याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र का है, फिर उसके बाद हरदोई का है, फिर सीता का है, फिर उसके बाद प्रयाग का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे कम किसका है, मतलब जितने भी हमारे जिले 75 उनमें सबसे कम सबसे छोटा हापुड़ है। तो हापुड़ का जिला साहब यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। हापुड़ से ज्यादा किसका है, यानी सबसे कम में दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो गाजियाबाद। यानी नंबर 1 पे आप देखेंगे तो हापुड़ है, इसके बाद साथ ही गाजियाबाद का नंबर आता है। गाजियाबाद से ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो भदोही का है क्षेत्रफल साथी। भदोही से ज्यादा किसका है, तो शामली का क्षेत्रफल है। शामली से ज्यादा किसका है, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सबसे कम किसका है, तो हापुड़ का है, ठीक है। फिर इससे ज्यादा जो गौतम बुद्ध हापुड़ के बाद गाजियाबाद है, फिर उसके बाद साथ ही भदोही है, फिर उसके बाद शामली है, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर का है। हमने यहाँ पे लिखा है, आप भी अपने नोट्स में 5 तो कम से कम याद ही रखिए, सबसे कम सबसे ज्यादा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है।
इस पर चर्चा हो जाए 1 मिनट के लिए, है ना। तो सबसे पूर्व में आप बोलोगे सर बैफार बलिया, कौन सा बैफार बलिया, ये साहब जो है सबसे पूरब में, ठीक है। तो बलिया वाली पूरब से आई, है ना। फिर बलिया जब आ गई है तो जाहिर सी बात है कि बलिया वाली जब आ गई है तो साली भी आ जाएंगी, यानी शामली आ जाएगा। तो साहब शामली आ जाएंगी, ठीक है, बलिया वाली के साथ शामली वाली फिर आ जाएंगे। तो पूरब में बलिया और पश्चिम में शामली, ठीक है। अब उत्तर में कौन है, तो उत्तर में कोई ना कोई सहारा देने के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि दो दो महिलाएं आ गई। तो सहारनपुर है साहब ये उत्तर में, है ना, संभालने के लिए साहब, ठीक है। फिर उसके बाद तो सोनाभाप हो जाएगा इनका, सोनभद्र है सबसे दक्षिण में। तो साहब याद रखेंगे पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र है। तो पूछा है कौन सा पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है, बलिया के साथ शामली आएंगी। तो आप कहोगे सर बलिया के साथ शामली आएंगे, है ना, और सहारनपुर के साथ सोनभद्र आएगा। क्लियर है मामला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.29% है। नहीं साहब ये बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिले नेपाल के साथ लगते हैं। नहीं साहब, हमारे यहाँ कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ लगे हुए हैं, 9 जिले नहीं लगे हुए हैं। तो ना तो 1 ना ही 2, विकल्प मेरा आंसर आपका कौन सा, डी हो जाएगा साहब सही जवाब, ठीक है। देखना जरा, कह रहा उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर का है। उत्तर से दक्षिण में 240 किलोमीटर, यानी अब पूर्व से पश्चिम जाएंगे, यानी वही बलिया से शामली जाएंगे तो 560 किलोमीटर आपको सफर करना पड़ेगा। और ऊपर सहारनपुर से जाएंगे और नीचे तक जाएंगे साहब, तो मतलब सोनभद्र तक, तो आपको 240 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। मैं यहाँ तो वहां, जिंदगी है कहाँ, ठीक है। ये गाना है, मैं यहाँ तो वहां, जिंदगी है कहाँ। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी बता दीजिए, 2,40,998 किलोमीटर साहब, ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। वाह क्या बात है। तो देखिए ये दिखने से ही लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, कह रहा कि वो आपको याद है ना कि मैं हाँ तो वहां वाला गाना, तो सबसे पूरब में, ठीक है, और सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में कौन सा, वही है शामली, है ना। और उत्तर प्रदेश कैसा है, तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश की आकृति तो कुछ ऐसी है, ठीक है, आकृति तो कुछ ऐसी है उत्तर प्रदेश की, है ना। मतलब अपना उत्तर प्रदेश मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ साहब, है ना, बहुत प्यारा है उत्तर प्रदेश, कभी बना के देखना, मैंने भी नहीं बनाया कभी भी। तो यहाँ पे साहब उत्तर सहारनपुर पड़ता है, यहाँ पे सहारनपुर पड़ता है, तो टकला मकान ये हमारा नेपाल पड़ता है, ठीक है। तो शामली साहब कुछ यहाँ पड़ती है, तो शामली तो वहां से दूर दूर से संबंध नहीं रखती नेपाल से, है ना। तो इस तरह से शामली का कोई रिश्ता नहीं है साहब, याद रखेंगे, शामली नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो कौन कौन करता है साहब, ये भी तो जानना जरूरी है, कौन कौन करता है साहब, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे म से मछली, म से महाराजगंज, कौन सा, सबसे पूर्व में महाराजगंज पड़ता है, ठीक है। महाराजगंज वाले खुशी हो जाओ। फिर उसके बाद क्या पड़ता है, मशीन पड़ता है, सिद्धार्थनगर पड़ता है साहब, ठीक है। महाराजगंज के बाद कौन सा जिला पड़ता है, सिद्धार्थनगर हो गया साहब, ये दूसरे नंबर पे आता है। मैं पूरब से पश्चिम में आ रहा हूँ, ठीक है। सिद्धार्थनगर के बाद साहब बलरामपुर पड़ते हैं, तो ये हो गया बलरामपुर, तो ये हो गया आपका बलरामपुर, ठीक है। 3 हो गया साहब। बलरामपुर के बाद आओगे तो वही प्यारा श्रावस्ती, है ना, वही श्रावस्ती याद करिएगा, श्रावस्ती पड़ जाता है साहब, ठीक है। श्रावस्ती के बाद थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो आपको बहराइच मिलेगा, बहुत चर्चा में था अपने डीएम की वजह से, डीएम साहब मीटिंग कर रहे थे और दुर्भाग्य से मास्टर साहब के मोबाइल फोन से वहां पे जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, गूगल पे सर्च के देखना बहराइच चर्चा में क्यों था, ठीक है। फिर उसके बाद साहब यहाँ पे ये हो गए हमारे लखीमपुर खीरी साहब, है ना, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी साहब हो गया, है ना, लखीमपुर खीरी पड़ता है। उसके बाद साहब हो गए पीलीभीत, ये हो गया आपका पीलीभीत। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह से है, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें पूरब से पश्चिम में, तो आप मेरे साथ बोलो, देखो महाराजगंज चलेंगे, सिद्धार्थनगर चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे, बलरामपुर आ जाएंगे, श्रावस्ती आ जाएंगे, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 3 4 बार रख के नोट करके कोशिश करना, याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो अलग हो गई, तो यहाँ पे लिखा गया होगा, इसे आप याद करिए।
टोटल कितना सीमा हम लोग साझा करते हैं नेपाल के साथ? 579 किलोमीटर का सीमा लगाते हैं, जिनमें महाराजीगंज सबसे पूरब में, उसके बाद सिद्धार्थनगर है, उसके बाद बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। हम अगर बात करें साहब तो हमारी जो सीमा है वो भारत के 8 राज्यों से टच होता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से टच होता है। एक यूनियन टेरिटरी से यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी हम टच करते हैं, और हम एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं जिसका नाम है प्यारा नेपाल। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा हम लोग लगाते हैं? तो साथी एमपी के साथ हमारे जो है मध्य प्रदेश के साथ हमारे 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 11 जिले सीमा साझा करते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा सीमा जो है हम इन्हीं के साथ साझा करते हैं, हमारे 11 जिले जो है वो एमपी के साथ लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, तो बच के रहना चाहिए, है ना। जबकि अगर देखें तो छत्तीसगढ़ से हमारा सिर्फ एक ही जिला सीमा साझा करता है, सोनभद्र है। झारखंड से भी केवल एक ही जिला सीमा साझा करता है, सोनभद्र है। सोनभद्र अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगा हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सबसे ज्यादा सीमा जो है साथी यही साझा करता है साहब। ठीक है, इसे ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है, यानी सबसे कम सीमा हमारा किस राज्य के साथ लगा हुआ है? तो सबसे कम जो है साथी वो हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा कौन सा है? तो वो एमपी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है? तो एमपी है साहब। और सबसे कम कौन सा है? तो आपका एचपी है, हिमाचल प्रदेश है साहब। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर आप देखेंगे साहब तो ललितपुर, तो ललितपुर हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो हमारा जवाब होता है साहब ललितपुर। ठीक है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। उत्तर प्रदेश को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है, 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है, और ये बात समीक्षा अधिकारी में पता नहीं क्यों लेकिन बार बार पूछा गया है। और प्रदेश को कुल 9 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, ये दो बात लिखा हुआ है, नहीं, ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुल 9 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 2 बार नहीं, कृषि जलवायु क्षेत्र होना चाहिए साहब यहाँ पे। ठीक है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है हमारे यहाँ, कृषि जलवायु क्षेत्र जो है हमारे यहाँ वो 9 है, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो साथी वो कितनी है? 9 है। तो विकल्प बी आपका गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब साहब। ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं ना करेक्शन सही कराने के लिए, और टेस्ट सीरीज में गलती नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 8 मृदा क्षेत्र में बांटा गया है, और 2011 की अगर जनगणना के अनुसार माने तो उत्तर प्रदेश की 59% जनसंख्या साथी कार्यशील है, यानी 59% लोग उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो। बाकी बेरोजगारी का आलम है, नौकरी करनी है साहब, है ना। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला गोमती नदी लखनऊ से बहती है साहब? आपको पता होगा, ये कह रहा है गोमती नदी के तट पर है, ये बता दो, और कोट दे दिया है उठा करके, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गोमती नदी पे कौन कौन होगा? तो कौन कौन है? तो पहली बात तो सीता है, सीता जी पढ़ती है, तो साहब तो सीता से याद आया मुझे सीतापुर, ये गोमती नदी पर पड़ता है साहब, पर ऑप्शन में है नहीं, अब क्या होगा? फिर हमको याद आया कि अच्छा नहीं ठीक है, लखनऊ भी तो है साहब, है ना, लखनऊ भी तो है, चलो ये भी गोमती में है, तो लखनऊ तो मिल गया, यानी कहीं ना कहीं पहला तो होगा, यानी ये वाला विकल्प तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें पहला नहीं ऑप्शन में, है ना। तो अब जो है इन्हीं तीनों में से कोई होगा साहब, है ना। लखनऊ के बाद मुझे याद आया साहब कि लखनऊ भी है, और लखनऊ के साथ साथ सुल्तानपुर भी है, तो सीता आ गई तो सुल्तान तो आएंगे ही, है ना। तो सुल्तानपुर भी है साहब, सुल्तानपुर है। ठीक है, तो सुल्तानपुर है, यानी एक के बाद 3 भी आ गए साहब, तो एक के बाद 3 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा विकल्प? इन्हीं दोनों में से कोई एक हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कौन कौन पड़ता है साहब? सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तो पड़ता है। कन्नौज नहीं पड़ता, कन्नौज तो यार गंगाबरी गोदावरी तीर्थ राज्य प्रयाग, है ना। तो ये तो कन्याकुब्ज वहां पड़ता है गंगा नदी के किनारे, तो चौथा तो होगा नहीं साहब। तो 1 और 3 यही विकल्प बच रहा है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मुरादाबाद पड़ता है, ये बरेली में है, राम गंगा नदी के तट पर पड़ता है, राम गंगा नदी, है ना, राम गंगा नदी, ये जानते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है राम गंगा नदी, है ना।
अगर हम गंगा को देखेंगे तो गंगा नदी जब ये प्रवेश करती है साहब, है ना, बिजनौर से होकर के, तो पहली जो नदी मिलती है इनमें रामगंगा नदी मिलती है। रामगंगा नदी सबसे पश्चिम में मिलती है, उत्तर प्रदेश की नदी है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, गोमती नदी पर ये 4 इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, शीतलालपुर और जौनपुर। गोरखपुर पे आप देखेंगे तो राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर गोरखपुर पड़ता है, तो कभी कभी ऑप्शन में राप्ती दे देगा, कभी कभी ऑप्शन में रोहिणी दे देगा और लिख देगा दोनों का संगम, तब तो ठीक है। मुरादाबाद और बरेली यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी पर नहीं है? यमुना नदी पर, यमुना नदी पर कौन है तो बताना यार, ये गंगा भरी गोदावरी पर है। ठीक है, तो जहां जहां चौथा होगा वही होगा आपका सही जवाब, और केवल बी में ही आपका चौथा दिख रहा है साहब, और कहीं चौथा है ये नहीं है, है ना। ऊपर तो हमने कहा गंगा भरी गोदावरी, है ना, तो साहब यमुना पर आप देखेंगे तो ये नहीं है, बिजनौर यमुना नदी पर नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो यमुना पर है? बागपत है, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी। ठीक है, ये प्रयागराज, ये भी साहब, है ना, तो ये सब जो है तट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे, तो ये जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे साहब, कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए, नीचे दिए गए कोड से सही जवाब का चयन करिए। एक तरफ लोकेशन, दूसरी तरफ ताल या झील के बारे में दिया गया है। कह रहा है गोरखपुर में यहाँ पे रामगढ़ ताल है, बिल्कुल सही है। अरे वही रवि किशन वाला रामगढ़ ताल, पहले का पहला ही सही जवाब होगा, तो यहाँ पे ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। कितने प्यार से आपको जवाब मिल गया साहब, पहले का पहला। बखिरा का झील संत कबीर नगर में है, लखनऊ में करेला झील है, उन्नाव में नवाबगंज झील है, तो बिल्कुल सही है, पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। रट लीजिए, जैसे गोरखपुर में आपको रामगढ़ ताल मिलेगा या चिलवा ताल मिलेगा, संत नगर में बखिरा झील है, लखनऊ में करेला झील या उन्नाव झील है, उन्नाव में आप देखेंगे नवाबगंज झील या फिर कुंदरा समुद्र पड़ता है, शाहजहांपुर में बाड़ा ताल झील पड़ता है, बहराइच में प्रयाग झील या चित्तौड़ झील पड़ता है। ठीक है, करण निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ जिला दूसरी तरफ झीला, झीला ने झील सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सब सही कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पार्वती अर्गा झील ये गोंडा में पड़ता है, तांडा झील या तांडी कह कर लिखते हैं, तांडी दरी ताल मिर्जापुर में, लिलौर झील और ठिठौर झील। तो लिलौर झील कहाँ पड़ता है भाई? लिलौर झील और ठिठौर झील साहब, तो लिलौर बरेली में पड़ता है, और ठिठौर झील साहब ये बलिया में नहीं पड़ता है, नहीं, बलिया में सुरहा ताल झील पड़ता है, बलिया में सुरहा ताल है, सुरहा ताल। ठीक है, जबकि ठिठौर झील साहब ये बलिया में नहीं है बल्कि फतेहपुर में है। कहाँ पे? फतेहपुर, फतेहपुर में है साहब। ठीक है, तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही साहब सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, गोंडा में आप देखेंगे पार्वती अर्गा झील पड़ेगा, तांडी दर्रा ताल पड़ेगा मिर्जापुर में, रायबरेली में भोगे ताल, बिसैथा ताल, फिर समसपुर झील। ठीक है, इस बार टाइपिंग मिस्टेक काफी, यहाँ पे बरेली में आपका लिलौर झील पड़ेगा, ठिठौरा झील या फिर मोराया झील ये फतेहपुर में है, जबकि बेती झील या नैया झील प्रतापगढ़ में है, बलिया में सुरहा ताल झील है। इसे नोट कर लेंगे ना, 1-2 बार नोट करके रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो ये सीरीज साथी चल रहा है टेस्ट सीरीज 4000 क्वेश्चन एमसीक्यू का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं साहब, ये पूरी तरह से पेड होता है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, आप इनको मैसेज करना 888176 810 पे, यहाँ इनको साहब व्हाट्सएप बोलना और बोलना सर हमको इस टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन करा दीजिएगा। फीस इसकी साहब फिक्स है, इसमें कोई कम बेसी अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि 4000 क्वेश्चन भी इतने प्राइस में कोई ना टाइपिंग कर पाएगा और ना ही आपको कोई प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो 888176 810 है, बोला सब हमको 4000 का जो आपका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है उसमें हमको भी ऐड कर दीजिए, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ फाइल मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन का ये पूरा सेट होगा साहब, 40 सेट आपको यहाँ पे पूरा दे दिया जाएगा, आप उसे प्रिंट करा के मल्टीपल टाइम रिवाइज करना साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मोती झील स्थित है? मोती झील कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं साहब। ठीक है, तो मोती झील की बात करेंगे तो ये कानपुर शहर में पड़ता है, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी, यानी दूसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो रामपुर में आप पाओगे तो गौर झील पड़ता है, रामपुर में गौर झील है, कानपुर शहर में आपका मोती झील है,
मुजफ्फरनगर में सुकरताल झील है, मेरठ में रामतट झील है, आगरा में आप देखो कीठम झील या सूर सरोवर झील है, अलीगढ़ में सिका झील है, कौशाम्बी में अलवारा झील है। तो इस तरह से कुल झील है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला, ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? गोविंद सागर बांध पूछ रहा है साहब, कौन सी नदी पर है? तो गोविंद सागर डैम बना है, वो कौन सी नदी पर बना है आप जानते हैं? गोविंद सागर बांध ललितपुर में है साहब, और वो बेतवा नदी पर है। कौन सा नदी? बेतवा नदी पर है साहब। कौन सा? बेतवा नदी पर, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलत है पर सही कर लेना। ठीक है, गोविंद सागर बांध कहाँ पे साहब? तो पहली बात तो ये ललितपुर में है, काफी फेमस इलाका एरिया है, और ये बेतवा नदी पर स्थित है साहब। जबकि मूसाखंड डैम कहाँ पे है? चंदौली जिले में है। कौन सा नदी है? कर्मनाशा नदी पर। झांसी जो है वो परीक्षा बांध, झांसी में साथ ही परीक्षा बांध और सुकमा डुकमा डैम है। कौन सी नदी है साहब? वो बेतवा नदी। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं लेफार ललितपुर, और लेफार ललितपुर जो है साहब, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। काफी खतरनाक है, यूरेनियम हो गया, तांबा हो गया, प्लेटिनम हो गया, जितने भी खतरनाक आइटम मिलते हैं वो ललितपुर में मिलते हैं साहब। ठीक है, तो देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो कोयला ये एकमात्र है जहाँ पे सिंगरौली में मिलता है। सिंगरौली बेसिन जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र में। सिंगरैनी नहीं, सिंगरौली है, ध्यान रखना। ठीक है, बॉक्साइड ये सोनभद्र ललितपुर बांदा में है, जबकि कांच बालू ये प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी यहाँ पे। सिलखड़ी की बात करेंगे तो हमीरपुर, झांसी। पायराइट की बात करेंगे तो मिर्जापुर, सोनभद्र। हीरा की बात करेंगे तो बांदा, मिर्जापुर। तांबे की बात करेंगे ललितपुर, प्लेटिनम की बात करेंगे ललितपुर, यूरेनियम की बात करेंगे तो साहब ललितपुर जो है साहब यहाँ पे फेमस है। अगला है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाबर ना है यार मैं एक बार ऐसे क्लास पढ़ा रहा था ना, तो मैं बाबर को लगा कि सर बाबर कहाँ से आ गया बीच में, सर बाबर नहीं है जी, बाबर है। बाबर और तराई क्या होता है सर साहब, समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, ये मान लीजिए कि महान हिमालय है, आपको यहाँ सर ये महान हिमालय है, ये महान हिमालय है। ठीक है, महान हिमालय, और महान हिमालय के नीचे आप जानते हैं कौन सा हिमालय इससे कम ऊंची है? ये आपका लघु हिमालय। कौन सा है? तो आपको सर ये महान है, तो ये आपका लघु हिमालय है, या मध्य हिमालय आप कह सकते हो। लघु हिमालय के नीचे आप पाओगे सब, कहोगे सर हाँ यहाँ पर भी एक हिमालय है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे आप बोलोगे सर शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक के बाद भी कोई हिमालय पड़ता है क्या आपको? नहीं सर, शिवालिक के बाद आप देखोगे तो ऐसे भूमियां जो है साहब, ऐसे इस तरह से मान के चलिए, इस तरह से ये भूमि ऐसे पाया जाता है, फिर ऐसे समतल मैदान है। ठीक है, कोई नदी अगर साहब ऊपर से चलती है, ठीक है, कोई भी नदी है, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि एक नदी है, ए नाम की कोई नदी ऐसे ऊपर से बेचारी तन 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 करते हुए चली, तो यहाँ से अपना मलबा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर आगे बढ़ी, फिर उसके बाद बेचारी लघु हिमालय में पड़ेगी, लघु हिमालय से चलते चलते शिवालिक में आ गई, ऐसे आ रही है नदी। फिर इसके बाद क्या ऐसे सन से नीचे गिरेगी? नहीं, गिरेगी तो ऐसे ही सीधे सीधे करके, लेकिन फिर ये नदी साहब ऐसे करके इस तरह से स्लोप बनाती हुई तब जा करके साहब इस तरह से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मेरे भाई जितने भी इसके कंकड़ पत्थर थे ना इस नदी के, जो ऊपर से भाई यहाँ से लेकर आएगी कंकड़ पत्थर, यहाँ से लाएगी, तो यहाँ पे जैसे ही शिवालिक पे प्रवेश करेगी यहाँ से, तो सारे कंकड़ पत्थर कहाँ जाएंगे? धड़ाम से बेचारे नीचे आ जाते हैं। तो जितने भी कंकड़ पत्थर है वो सब यहाँ पे साहब ऐसे इकट्ठा होने लगते हैं। आप कहोगे हाँ सर इकट्ठा तो होंगे ही, कंकड़ पत्थर सब इकट्ठा होने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है ना कि ये नदी यहाँ पे आते आते इसी के अंदर आकर के गायब हो जाती है बेचारी। इस कंकड़ पत्थर सोख लेते हैं नदी को, है ना, यहाँ पे गायब हो जाती है, आगे चल के फिर ये नदी कंकड़ पत्थर से बाहर निकलती है। तो साहब ये जो कंकड़ पत्थर का एरिया जो बना ना, इस एरिया को हम भाबर का क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? भाबर का क्षेत्र बोलते हैं। तो आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं पर्वत का फुट हिल्स वाला एरिया होता है, पर्वत का गिरिपाद होता है, फुट हिल्स होता है साहब। ठीक है, और बाबर के नीचे आप पाओगे साहब, तो यहाँ पे आगे जैसे ये बढ़ेगी, ये वाला जो प्लेन आप पा रहे हो, ये प्लेन साहब, ये वाला क्षेत्र है, ये तराई का क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? तराई का क्षेत्र होता है साहब, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि भाबर जो होता है इस क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखें कंकड़ पत्थर से है, कृषि योग्य नहीं होगा। क्यों होगा भाई? यहाँ पे कंकड़ पत्थर पाया जा रहा है, तो खेती कौन करेगा? कौन सा धान गेहूं उगेगा वहां पे? तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है, बी हो जाएगा साहब आपका राइट आंसर, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बातें। तो अगर आप देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश, हमारा जो प्यारा उत्तर प्रदेश है, मैं आपको फिर से एक बार बनाने की कोशिश करूंगा, पर एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कुछ और ही है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना।
पर मैं आपको रफली दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। सपोज करिएगा इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ऊपर कौन सा है, तो आपको कहोगे सर ऊपर शिवालिक है, शिवालिक श्रेणियां हैं, और शिवालिक जो है वो नेपाल में पार्ट में पड़ता है। तो इसका जो पहले वाला जो एरिया पड़ता है, इस तरह से ऐसे क्षेत्र पड़ता है साहब, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। ठीक है, भाबर का मैदान, भाबर और तराई का मैदान, ये जो ऊपर है एकदम से उत्तर में पड़ता है ना, इसको हम बोलते हैं भाबर या तराई का मैदान। ये दोनों पार्टीशन पड़ जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जो लोग लगे हैं, जैसे अभी आपने देखा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक है, सीता श्रावस्ती, तो ये सभी लोग लगभग में उसमें आ जाते हैं। सहारनपुर तक समझिएगा पूरा लगभग में, वो जो 7 जिले हैं ना, वो सभी के सभी जिले भाबर और तराई में आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर के। उसके नीचे आप आएंगे तो मध्य का मैदान पड़ता है, यानी गंगा और यमुना का मैदान। ये आप देखिए, तो यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट है साहब, ये वाला एरिया, ये गंगा यमुना का मैदान है। अब इसको कई पार्ट में गंगा यमुना के मैदान को डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो एरिया आप पाते हो ना, ये वाला एरिया, ये गंगा यमुना का मैदानी पार्ट है। ठीक है, जो गंगा और यमुना नदी के जो मलबे हैं उनके द्वारा बनाया गया क्षेत्र गंगा यमुना का मैदानी पार्ट है। ठीक है, ये आप देखिएगा। ठीक, और दक्षिण में आप पाओगे ना, तो आप जानते हैं दक्षिण का बघेलखंड बुंदेलखंड का जो पठार है, जो मध्य प्रदेश का पठार का ऊपरी भाग है, वही है साहब। और यहाँ पे आप पाओगे जो सबसे दक्षिण में पार्ट पड़ता है, ये वाला पार्ट साहब, ये दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है साहब। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार, पर इतना पठार से सवाल बहुत ज्यादा नहीं बनता है, इसीलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को हम 3 प्रदेशों में बांटते हैं। भाबर क्या है, तो आपने देखा हिमालय का गिरिपद है, नदियां विलुप्त हो जाएंगी, कंकरीली पथरीली यहाँ की मिट्टी होती है, कृषि हेतु उपयोगी नहीं होती है। 3 पार्ट में बांटा गया, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 7, 3, वो भी आपने समझ लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी मित्र, है ना। अगला देखेंगे तराई का क्षेत्र क्या है, तो भाबर के ठीक नीचे तराई था। करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ की नदी जलोढ़ पंख बनाते हैं, जब नदियां निकलती है ना, तो कई सारे आकृतियां बनाती हैं, साथ ही नदी विसर्पण बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं। ठीक है, जलोढ़ पंख बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। समतल और नम होता है भाई, अभी आपने देखा नदी निकली तो समतल प्लेन पे जब चलेगी, तो यहाँ पे अब जो है साहब समतल बनाएगा। सही है। कृषि की दृष्टिकोण से उपजाऊ नहीं होता है, नहीं, क्योंकि भाई कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे नदी का पानी आ रहा तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं होता, पर हाँ, ये विकल्प जो है गलत है। कृषि होती है। यह क्षेत्र दलदली और गाद मिट्टी के अवसादों से बना हुआ है, बिल्कुल सही है साहब, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, पर ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तराई का प्रदेश है वो वहां पे कृषि की जा सकती है साहब। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ यह जो स्थल है साहब, ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता है। यानी अगर आप हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर की थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करेंगे, सिद्धार्थी नगर में आप देखेंगे तो बहुत गड़बड़ एरिया पड़ता है। जैसे जैसे थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ के लोग काफी बीमार रहते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गवर्नमेंट वहाँ पे बेहतर, जो हमारे यहाँ विधायक उदायक है ना, महाराज, खास करके यहाँ के महाराजगंज के हो गए, फिर सिद्धार्थनगर के हो गए, ये लोग मतलब एकदम क्या ही बताया जाए, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं साहब। क्योंकि एजुकेशन श्रावस्ती में जानते हैं सबसे कम शिक्षा है, तो ये यहाँ पे एजुकेशन वगैरह शिक्षा की कमी है। लोग जाति धर्म के नाम पे वोटिंग करते हैं और अच्छे से जो है विकसित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से यहाँ के लोग आप पाओगे काफी बीमार रहते हैं, भर भर पैसा देते हैं साहब दवा में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अब देखिए बांगर क्षेत्र का रहा है, बांगर क्षेत्र का क्या मतलब होता है, जहां पे नदी का बाढ़ का पानी आता है। बांगर में पुरानी काप मिट्टी का जमाव होता है। खाद्र में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ का निर्माण होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे अभी हमने देखा गंगा का मैदान है, तो गंगा नदी को अगर देखा जैसा, तो गंगा का जो मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है, वैसे तो इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, पर इसे 2 पार्ट में बेसिकली बांट करके देखा जा सकता है। ठीक है, कैसा पार्ट, जैसे मान लीजिए कि नदी एक समय था, नदी खूब ऐसे दल 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 चल रही थी, बढ़िया से चल रही थी साहब। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इस नदी के द्वारा जो मलबे लाए गए, वो मलबे किनारे किनारे जमा करते गए, नदियां मलबे जो है वो किनारे किनारे जमा करती गई। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक समय था, स्थिति ऐसी थी कि ऐसे मलबे जो है किनारे किनारे नदी अपना जमा करती गई। ठीक है, तो ये प्लेन मैदान का क्षेत्र बन जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। कुछ समय और बीता, फिर ये नदी और सिकुड़ती गई, और एक समय ऐसा आया कि ये नदी का जो है मलबे इकट्ठा करते करते अब नदी कुछ ऐसे होने लगी साहब, है ना। इसके बगल बगल में फिर से वो मलबे जो है वो बढ़ गई,
तो मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए नदी वही है साहब, पर अब जो है मलबे जो है वो ज्यादा होने की वजह से ये हो गई साहब, है ना, इस तरह से हो गई। तो अब नदी के द्वारा जो ये वाला मलबा बनाया गया था ये पुरानी कॉप हो गया। पुरानी कॉप का मतलब कि पुरानी कॉप का मतलब साथी कि जो मलबे लाए गए थे वही, तो ये पुरानी कॉप मिट्टी हो गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, नदी वहां का माटी रिफ्रेश नहीं कर पाती है वहां की मिट्टी। और ये जो मिट्टी अभी अभी ये वाली मिट्टी बनी, ये आप देखोगे तो ये नवीन कॉप है साहब, है ना, नवीन कॉप मिट्टी हो गई है। तो इस तरह से हम इस प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जो पुरानी कॉप का प्रदेश होगा ना, जहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुंच पाएगा, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर यहाँ की मिट्टी नदी के द्वारा बार बार भाई अगर बाढ़ पहुंचता तो खनिज पदार्थ वगैरह नदी बहा के लाती, तो उस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ होती, जलोढ़ मिट्टी बन जाती है ना। तो ये पुरानी बांग जो होता है साथी, इसको हम बांगर बोलते हैं। जहां पे आप पाओगे कि जो मिट्टी होती है वो पुरानी कॉप हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये कम उपजाऊ हो जाता है, धीरे धीरे कम उपजाऊ हो जाएगा। क्यों कम उपजाऊ हो जाएगा, इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे अब जो है मृदा का मान के चलिए कि एक नवीनीकरण नहीं हो पाता, इसी कारण से। ठीक है, खादर में आप देखोगे जैसे ही इस वाले एरिया में जब ये नदी जब खादर वाले एरिया में क्या होता है, नदी में क्योंकि नया नया रहता है, तो जहां पाती है वही नदी मुड़ जाती है और उस एरिया का पूरा ऐसे खड्डा बना करके फिर ऐसे निकल के फिर नदी मिल जाती है, फिर निकलती है। ठीक है, तो खादर क्षेत्र में इस वाले जो ये नवीन वाला एरिया है ना साहब, इसको हम लोग खादर का क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे आप पाओगे चंबल घाटी, जहाँ के डाकू वही घाटी में जाके लुका जाते हैं। तो नदी के द्वारा ना बड़ी बड़ी घाटियां बना दी जाती हैं, बड़े बड़े खड्डे बना देते हैं, जिन्हें हम रेविन्स बोलते हैं, यानी बीहड़ बोलते हैं साहब। तो खादर क्षेत्र में नदियां ना यहाँ पे बीहड़ का निर्माण करती है, रेविन्स बनाती है। आपने सुना है चंबल घाटी के डाकू, तो घाटियां वही बना देते हैं, वो नदी का घाटी होता है साहब। ठीक है, स्टेटमेंट तो आपका तीनों सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब साहब। ठीक है, ये तो लिखा है, जो लिखा है मैंने आपको बता दिया। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा तापमान होता है। तो अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगा, तो सब सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ दक्षिण वाले एरिया में पड़ता है। और दक्षिण वाले एरिया में यहाँ पे बुंदेलखंड वाले में तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। प्रयागराज, कानपुर, आगरा में भी गर्मी बहुत पड़ता है, पर बुंदेलखंड ऑप्शन में दिया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है गर्मी के मौसम में। तो कभी भी बुंदेलखंड मत जाना मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए शादी वादी हो गई है और भाई यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करें तो लगभग लोग की हो ही जाती है। तो अगर मान लीजिए आपका मन करे, बहुत झगड़ा बवाल हो रहा है जीवन में, तो कुछ नहीं, जून का महीना हो और ले जाके बुंदेलखंड का किला दिखा दीजिएगा महारानी को, है ना फिर उसके बाद क्या है, नाव नहीं लेंगे घूमने फिरने का। ऐसा मत करिएगा, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत ही प्यारा जीवन है। और कोशिश करिए इस जीवन में अपनों को बहुत प्यार दीजिए, बहुत खुश रखिए, है ना, चाहे जो हो, चाहे कोई पर्सन हो, पुरुष या महिला, कोई भी हो। एक ही बार जीवन मिला है, एक बार जब कोई चीज जिंदगी से चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, चाहे जितना आप प्रयत्न कर लो, चाहे जितना आप कोशिश कर लो। तो अतीत बहुत अच्छा होता है और हर दिन अतीत के लिए रेडी होता है, हर मिनट अतीत होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी जलवायु मानते हैं। दो लोग का नाम लेंगे, एक तो कोपेन का नाम लेंगे, एक तो थार्नफेट का नाम लेंगे। ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पे शुष्क शीत मानसून पाया जाता है, जबकि थार्नवेल कहते हैं नहीं यहाँ पे समशीतोष्ण आर्द्र, ठीक है, उपार्द्र जलवायु पाया जाता है। तो याद रखेंगे, तो ये दोनों लोग का स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, है ना। बाकी सामान्यतः सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में है, सबसे कम गर्मी जो है वो साहब बरेली में पड़ती है। ठीक है, आज का सब आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन पूरे आ रहे थे, कुछ आप नया सीखे होंगे, तो दिल से एक बार लाइक करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है साहब। झांसी, तो वर्षा तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में होता है, यहाँ पे 56 दिन तक लगातार बारिश, मतलब 56 दिन तक वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा साहब ये मथुरा में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग हम लोग 75 से 80% जो बंगाल की खाड़ी से जब दक्षिण पश्चिम, देखिए यहाँ पे समझने की बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे अगर मैं बनाऊं तो ये हमारा प्यारा भारत महान है, आप कहोगे हाँ सर भारत तो महान है ही, पर इसको कुछ राजनेताओं ने और कुछ जो है धर्म गुरुओं ने गंदा बना के रखा है, पर अपना भारत तो प्यारा महान है ही, है ना।
ये हो गया साहब। और आप जानते हैं कि ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जब व्यापारिक पौने जाती हैं तो यहाँ से होकर के ये पौने ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके भारत में यहाँ से हिंद महासागर है साहब, और यहाँ से मॉइस्चराइजिंग लेकर के यानी यहाँ से नमी लेकर के भारत में जो है साहब ऐसे ऐसी जाती है और हमारे पश्चिमी घाट के तट पर बरसात कराती हैं। ये तो हो गया अरब सागर का शाखा, ठीक है, अरब सागर का शाखा हो गया, ये इधर अरब सागर है। और इधर साहब आप जानते हैं वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है साहब। तो एक शाखा ऐसे ऐसे भी जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है, और ये शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून का ऐसे ऐसे होकर के साहब ये अरब सागर बे ऑफ बंगाल से होती हुई ऐसे आगे चली जाती है। और आप जानते हैं साहब यहाँ पे मेघालय में पड़ता है गारो खासी जंतिया, ठीक है, और यहाँ से जाती हुई ये शाखा ऐसे टकराती है गारो खासी जंतिया से होती हुई, और इस यहाँ से होती हुई साहब ये जो है मानसून ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है और उत्तर प्रदेश में साहब ये बरसात कराता है। तो हमारे यहाँ आप देखोगे तो 75% यानी 75 से 80% वर्षा हम लोग ऐसे वाले मानसून से प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना? अरब सागर से जो शाखाएं आती हैं, अब चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं पश्चिमी घाट खड़ा है और यहाँ पे प्यारा अरावली जिसे काटने के लिए सरकार ने ठेका दे रखी थी, हालांकि काट नहीं पाए जब तक जनता जिंदा है, कुछ लोगों में अभी भी मानवता जिंदा है, तो ये अरावली है साहब। तो यहाँ से ऐसे मानसून होती हुई अरावली से ऐसे टकराती हुई तो जाकर के इस एरिया में बारिश करवाती है, ठीक है। अब वही अरावली ना होता बहुत दिक्कतें आती यार, पर पता नहीं सरकार को चाहिए, मैं देखता हूँ सरकार को पैसे दे दो, उनका फंड दे दो, उसके बाद किसी का भी जान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पागल लोग हो गए हैं, ठीक है। सब अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ औसतन 95 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। गोरखपुर में आप देखोगे सबसे ज्यादा बारिश हम लोग कराते हैं, मथुरा में आप देखोगे सबसे कम बारिश कराते हैं। गोरखपुर में क्यों बारिश हुई तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर गोरखपुर एक कटोरी की तरह से है साहब, इस वजह से वहां पे बरसात ज्यादा देर तक रुकी रहती है, ठीक है। लगभग में कितने दिन तक बरसात होती है तो औसतन 56 दिन तक गोरखपुर में बरसात होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज और ये चीजें काफी पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।